Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Today we'll be talking about the Indian Council Act of 1892. ठीक है, इससे पहले लेक्चर में हमने 1861 का काउंसिल एक्ट किया हुआ था और अब इसमें हम 1892 का काउंसिल एक्ट करेंगे। ठीक है, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी तो वो जाकर वो वीडियो देखें, क्योंकि जब हम हिस्टोरिकल इवेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है, कोई फ्रीडम मोमेंट्स पढ़ते हैं, तो उसमें हर एक इवेंट जो है वो इम्पोर्टेंट होता है और हर एक इवेंट जो है वो दूसरे के साथ कनेक्ट होता है। इस वीडियो सीरीज़ में हम वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स और रिफॉर्म्स पढ़ेंगे जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के साथ रिलेटेड है। ठीक है, तो आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो जाकर ज़रूर देख लें। और अब हम स्टार्ट करते हैं कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 बेसिकली था क्या चीज़। तो ये हम कह सकते हैं कि ये एक्सटेंशन थी किस चीज़ की, ये एक्सटेंशन थी 1861 के काउंसिल एक्ट की। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा एक्सटेंशन मींस के 1861 में जो चीज़ें हुई थी उसको फर्दर एक्सटेंड की गई। तो इसको समझने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम पहले इसका बैकग्राउंड समझ लें कि कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हैं दैट लेड टू द पासिंग ऑफ दिस इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। तो पहला तो हमारे पास आपको पता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 होगा। उसमें गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको हमने एडिशनल मेंबर्स का भी नाम दिया हुआ था। उसकी दो कैटेगरीज में लोग मौजूद थे। ठीक है, एक तो ऑफिशियल मेंबर्स जो ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट्स थे, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और मिलिट्री पर्सनल, बिजनेसमैन एंड ऑल, और अनऑफिशियल मेंबर्स में फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियंस को एसोसिएट किया गया था। ठीक है, तो अब जब इनको एसोसिएट किया गया लॉ मेकिंग प्रोसेस में, तो उन्होंने फर्दर डिमांड्स रख ली कि हमें हमारी जो नंबर है वो ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, दूसरी जो रीज़न थी, ये तो हमारे पास थी फर्स्ट इवेंट। ठीक है, दूसरी जो हमारे पास थी वो थी फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 1885 में जब ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी तो इनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया इंडियंस को अपने डिमांड्स फर्दर अहेड जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखने के लिए, और उन्होंने फर्दर डिमांड्स शुरू की कि हमें जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है उनमें हमें पार्टिसिपेशन देनी चाहिए। ठीक है, हमें उसमें पार्टिसिपेशन दे दें। तीसरी जो पॉइंट है वो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लॉर्ड लेटन उस टाइम जो है गवर्नर जनरल थे, उन्होंने ऐसे ऐसे पॉलिसीज़ जो है वो अडॉप्ट की। यूनिवर्सिटीज़ एक्ट भी उसमें एक मौजूद था जिसके अंडर यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई, लेकिन जो पहले से मौजूद एजुकेशन स्ट्रक्चर था या एजुकेशनल सिस्टम था उनको उन्होंने बहुत डिस्गस्टिंग वे में देखा। ठीक है, वो ये समझते थे कि जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ है ट्रेडिशनल जो पहले यूनिवर्सिटीज़ थी वो इस काबिल नहीं है कि लोगों को सही मानों में जो मॉडर्न तरह से एजुकेट कर सके। तो वो भी इंडियंस उसको एक थ्रेट के फॉर्म में देखती थी कि हमारी जो वैल्यूज़ है, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है, हमारी जो ओल्ड स्ट्रक्चर है यूनिवर्सिटीज़ का, ये उनको इज़्ज़त की नज़र से नहीं देख रहे। ठीक है, दूसरी फोर्थ वन जो हमारे पास पॉइंट है दैट इज़ द रिप्रेसिव पॉलिसीज़ ऑफ लॉर्ड लेटन। लॉर्ड लेटन जो है उन्होंने ऐसे ऐसे पॉलिसीज़ अडॉप्ट की जो इंडियंस को अपने लिए एक थ्रेट जो है वो समझने लगे उनको। ठीक है, द फर्स्ट वन इज़ एल्बर्ट बिल दैट वाज पास्ड ऑन February 9th 1883। एल्बर्ट बिल में क्या था कि जो ब्रिटिश नेशनल होंगे ना इंडिया में, उनका जो केस होगा ना जुडिशियल लेवल पर, उनका जो केस होगा वो क्या होगा, इंडियन जजेस उसको देखेंगे। ठीक है, तो एक तो इसको अपोज किया ब्रिटिश नेशनल ने। ठीक है, BN में लिखती हूँ। ठीक है, ब्रिटिश नेशनल ने इनको अपोज किया, सो इंडियंस ने भी इसको अपोज किया। क्यों? ब्रिटिश नेशनल ने इस पॉइंट पे अपोज किया कि हमारे केसेस क्यों इंडियन जजेस देखेंगे। ठीक है, हमारे केसेस तो कौन होंगे, ब्रिटिश जो जजेस होंगे इंडिया में तो वो देखेंगे। तो इनको ये ओपोजिशन थी। इंडियंस को क्या ओपोजिशन थी, वो ये समझते थे कि इंडियन जजेस को इन ब्रिटिश जजेस के इक्वल पावर नहीं दी गई। ठीक है, तो इनको भी इससे मसला था। दूसरा जो है वर्नैक्युलर प्रेस बिल एक्ट 1878, ये भी लॉर्ड लेटन ने ही पास कराया था, और उसमें क्या था कि जो इंडिया में बाकी प्रेस होते हैं ना किसी दूसरे लैंग्वेजेस में, चाहे वो उर्दू है, चाहे वो हिंदी है या और कोई लैंग्वेज है, उसमें कोई भी ऐसा प्रेस जो गवर्नमेंट जो लोगों के अंदर जो है गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ डिसअपॉइंटमेंट इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, या पैदा कर रहे हैं, तो वो सारे प्रेस को क्या किया गया, उनको सेंसर किया गया। लेकिन जो इंग्लिश न्यूज़पेपर थी उसको इस
एक्ट से एक्सक्लूड जो है वो समझा गया, ठीक है। तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पे कोई पाबंदी नहीं थी और बाकी जो न्यूज़पेपर्स थे उन पर पाबंदी लगाई गई जो इंडियन लैंग्वेजेस में होते थे। इंडियन लैंग्वेजेस मींस के उसमें हिंदी भी आती है, उर्दू भी होती थी, लोग बहुत सारे लैंग्वेजेस यूज़ करते थे। तो ये भी एक यू कैन से फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर एक अटैक था दैट वाज डन बाय लॉर्ड लेटन। तीसरा जो पॉइंट है वो है अफ़गान पॉलिसी। लॉर्ड लेटन ने रशिया को काउंटर करने के लिए अफ़गानिस्तान में जो है एक जंग लड़ी थी और फिर क्या हुआ कि उस जंग की कॉस्ट इतनी ज़्यादा आई, उसकी पर्सनल कॉस्ट भी और इसकी जो फाइनेंशियल कॉस्ट थी वो भी बहुत ज़्यादा आई। यानी इसका जो है पूरा नुकसान किसको उठाना पड़ा? ब्रिटिश गवर्नमेंट को उठाना पड़ा। तो उसके बाद क्या हुआ, लॉर्ड लेटन को जिस बंदे ने रिप्लेस किया दैट वाज लॉर्ड रिपन और वो अपने डेमोक्रेटिक व्यूज़ के लिए बड़ा मशहूर है। उसने इंडिया में बहुत सारे रिफॉर्म्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए, टैक्स एंड रेवेन्यू में रिफॉर्म्स इसके साथ एसोसिएटेड है। इसके रिफॉर्म्स के साथ लॉर्ड रिपन ने जो है अफ़गानिस्तान के साथ भी इसने फ्रेंडली रिलेशंस जो है वो कायम किए। इसने इसका जो नाम ज़्यादातर याद किया जाता है वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इंडिया में फ़र्स्ट टाइम इसने इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। उसका ये ख्याल था कि डेमोक्रेसी तभी फ्लरिश होगी जब हम पावर को डिज़ोल्व करेंगे, ठीक है। पावर को हम निचले लेवल तक ले जाएंगे, लोकल लेवल तक, तो इसी तरह डेमोक्रेसी प्रिवेल करेगी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को 1881 में एक ख़त लिखा और उसने ये बात की कि अब जो है इनडायरेक्ट इलेक्शंस होनी चाहिए इंडिया में, ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शंस होने चाहिए इंडिया में ताकि जो हमें पता चले कि पब्लिक ओपिनियन क्या है और उसी के अकॉर्डिंगली हम क्या करें, रूल करें। डायरेक्ट इलेक्शन की बात नहीं की क्योंकि इंडियंस जो है उसको अभी तक ब्रिटिश इस काबिल नहीं समझ रहे थे कि वो डायरेक्ट इलेक्शन में, यानी लोग इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है कि वो डायरेक्टली किसी रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सके। लेकिन इसने फॉर द फर्स्ट टाइम इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात की थी कि लोग क्या करेंगे, लोग जो है बेस लेवल पर पीपल मैं लिखती हूँ, ठीक है, लोग एक बॉडी को हर लेवल से, मतलब डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट लेवल से वो क्या करेंगे, बंदों को चुनेंगे और वो फिर आगे जाकर क्या करेंगे, जो असम्बली होती है, जैसे हमने यहाँ गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव असम्बली की बात की, ये लोग जो होंगे ये लोग इनको फिर चुनेंगे, ठीक है। तो इसी तरह इनडायरेक्ट इलेक्शन होगी तो हमें पता चलेगा कि लोग जो है हमारी पॉलिसीज़ के बारे में क्या समझते हैं और उनका क्या ओपिनियन है और हम उनको फिर गवर्निंग प्रोसेस में उनको इनकलकेट करेंगे या उनको एसोसिएट करेंगे, ठीक है, इनडायरेक्टली, ठीक है। तो फिर जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लॉर्ड रिपन ने ख़त लिखा तो उन्होंने कहा कि ये बहुत इमेच्योर बात है और उन्होंने जस्ट उस बात को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी। फिर क्या हुआ कि लॉर्ड ड्यूफ्रिन जब आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कमेटी इस्टेब्लिश की 1888 में और उन्होंने भी इन्हीं रिफॉर्म्स की बात की। उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसमें बिल पास कराए 1890 में, ठीक है, 1890 में। लेकिन वो पास कब हुआ, 1892 में। और ये 1892 का जो बिल है या जो एक्ट है ये वही 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट है, ठीक है। तो हम देखते हैं 1881 से ये बात स्टार्ट हुई, 1888 तक आई, 1890 तक बिल जो है असम्बली में प्रपोज हुआ, लेकिन 2 साल बाद वो बिल पास हुआ। तो यहाँ से हमें, आप क्रिटिकली जब थोड़ा सा एनालाइज करते हैं ना, तो यहाँ से आपको पता चलता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था इंडिया में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम इस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है, ना वो जो है इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे लोगों को कि वो ख़ुद अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो इलेक्ट करे, ठीक है। तो ये तो सारे इवेंट्स थे दैट लेड टू द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। आप समझेंगे कि किस तरह, तो देखिए जब पहले उनको इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में एसोसिएशन मिली, फिर उनके फर्दर डिमांड्स बढ़ गए, फिर कुछ ऐसे पॉलिसीज़ थे जो लोग उनके ख़िलाफ़ थे, तो फिर लोगों के अंदर जो एजिटेशन थी वो और ज़्यादा बढ़ने लगी। जितनी ज़्यादा एजिटेशन बढ़ने लगी उन्होंने और ज़्यादा डिमांड्स की और फर्दर क्या हुआ कि 1892 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये बिल पास कराए और इनको इंक्रीज़ कर दिया, इनके नंबरिंग को। अभी देखते हैं की एस्पेक्ट्स क्या है इस एक्ट के, या की मेन पॉइंट्स जो है वो क्या है, ठीक है। तो देखिए सेंट्रल लेवल पे हम बात करेंगे तो वाइसराय होगा या गवर्नर जनरल यू कैन से, उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या होगा, उसके 9 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे।
8 तो हमने 1861 में भी कहा था ना, 8 मेंबर्स होंगे गवर्नर जनरल के साथ। यहाँ पर क्या हुआ कि एक मेंबर और इंक्रीज़ किया गया, तो हम कहते हैं कि 9 मेंबर्स होंगे गवर्नर जनरल के साथ या वाइसराय के साथ। ये होंगे गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ठीक है। अगर मैं स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाऊँ तो इस तरह होगा। ये हो गया वाइसराय, इसके पास एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा जिसमें 9 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स आएंगे, और इसका लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको हम एडिशनल मेंबर्स का नाम भी देते हैं, ठीक है। इसको एडिशनल मेंबर्स ही का नाम दिया गया है, लेकिन आपको समझाने के लिए क्योंकि ये लॉ मेकिंग से मुताल्लिक था तो मैंने इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल में ही वो इंक्लूड करा दिया। इसके 2 कैटेगरीज थे, जिस तरह 1861 में था नॉन ऑफिशियल मेंबर्स और इधर फिर ऑफिशियल मेंबर्स, ठीक है। तो ऑफिशियल मेंबर्स में 10 से 16 मेंबर्स इंक्लूड किए गए, सॉरी ऑफिशियल मेंबर्स में नहीं, पूरे लेजिस्लेटिव काउंसिल में 10 to 16 मेंबर्स जो है वो इंक्लूड किए गए, ठीक है। तो 10 इसमें क्या होते थे, 10 इसमें होते थे, इसमें 10 होते थे नॉन ऑफिशियल या अनऑफिशियल, और ऑफिशियल मेंबर्स हमारे पास होते थे 6, ठीक है। अब जो 2/5 होगा ना, 2/5 टोटल मेंबर्स का, इन टोटल मेंबर्स का 2/5 जो है वो बनता है 16 का टोटल, 2/5 जो है बनता है कोई 6.4, ठीक है। तो अब 6.4 हमारे पास क्या होंगे, वो अनऑफिशियल होंगे, यानी जो ऑफिशियल मेंबर्स थी उनकी तादाद जो है वो ज़्यादा थी अनऑफिशियल मेंबर्स से। आपके जहन में एक सवाल आ गया कि यहाँ तो आपने लिखा है कि 10 नॉन ऑफिशियल थे और ऑफिशियल जो है वो 6 है, तो फिर किस तरह से ऑफिशियल मेंबर्स की तादाद नॉन ऑफिशियल से ज़्यादा थी। देखिए यहाँ भी मैंने लिखा हुआ है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, ठीक है। ये एग्जीक्यूटिव के ऑफिशियल मेंबर्स थे और ये जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल के 6 मेंबर्स थे। तो अब है तो सारा वाइसराय का काउंसिल ना, तो हम देखते हैं कि वाइसराय का जो काउंसिल है उसमें ऑफिशियल मेंबर्स की तादाद ज़्यादा थी और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की तादाद जो है वो कम थी, यानी 9 + 6 बनता है 15, और 10 जो है तो 15 ज़्यादा है ना 10 से, तो ऑफिशियल मेंबर्स की तादाद ज़्यादा थी और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की तादाद वो क्या थी, वो कम थी। अच्छा, तीसरा हमारे पास ये पॉइंट है कि एडिशनल मेंबर्स कुड आस्क क्वेश्चंस ऑन द मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, पब्लिक इंटरेस्ट। देखिए अगर आप रिकॉल करें 1861 का काउंसिल एक्ट, उसमें हमने देखा था कि इनको तो इंक्लूड किया गया था, लेकिन ये कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ठीक है। जब वो क्वेश्चन नहीं कर सकते थे तो हमने देखा था कि इन्होंने ज़्यादा पार्टिसिपेट भी नहीं किया, लेकिन इस टाइम इनको हम कहते हैं ना एक्सटेंशन ऑफ 1861, इनको इंक्लूड किया गया। अभी उनको क्या दिया गया, इतना पावर दिया गया कि आप ऐसे मैटर्स जो पब्लिक इम्पोर्टेंस से रिलेटेड है आप उन पर जो है ऑफिशियल मेंबर्स से सवाल कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम प्रोविंशियल लेवल पर देखें ना, तो काउंसिल का जो गवर्नर होता था, प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नर होता था ना हमारे पास, तो उसकी जो काउंसिल थी उसको 8 से लेकर 20 तक बढ़ाया गया, ठीक है। तो 8 से 20, और बंगाल की जो प्रेसिडेंसी थी उसकी नंबर फिक्स की गई, लेकिन यानी बंगाल का जो गवर्नर होगा उसके पास 20 नंबर्स का काउंसिल होगा, और बाकी जो सूबे हमने देखे थे उसमें आता था मद्रास, बॉम्बे, NWFP, बंगाल था और यूपी था, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि उसमें 8 से लेकर 20 तक नंबर चेंज होती रहती थी, कहाँ पर 8 थे, कहाँ पर 15, 10 इस तरह। लेकिन जो बंगाल था उसकी क्या था, बंगाल बहुत बड़ा सूबा था, ठीक है। तो उसकी जो नंबर थी काउंसिल की, क्योंकि ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लोग चाहिए होंगे ना, तो इस वजह से उसकी काउंसिल की जो नंबरिंग थी वो 20 पे फिक्स की गई। इसके बाद हम बंगाल की पार्टीशन भी देखेंगे, और इसी वजह से उसकी पार्टीशन भी हुई थी कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा सूबा था, तो गवर्नर जनरल को लगता था कि एक ही बंदा जो है इस पूरे सूबे को एडमिनिस्टर नहीं कर सकता, तो उन्होंने क्या कर दी, पार्टीशन कर दी। अच्छा, 4th वन पॉइंट इज़ मेंबर्स वर अथोराइज्ड टू आस्क क्वेश्चंस एंड डिस्कस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना, बजट होता है कि हमने पूरे साल जो है किस तरह से इनकम जनरेट करना है और किस तरह से उनको फिर क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मेंबर्स जो है उनको ये पावर दी गई कि वो जो बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, उनको डिस्कस भी कर सकते हैं, ठीक है। उनकी ओपिनियन जो है वो बाउंड नहीं थी, यानी उनका जो ओपिनियन होता था वो गवर्नर जनरल उसको मानने के लिए बाउंड नहीं था, लेकिन फिर भी इतना था कि 1861 से थोड़ा सा पावर जो है इनकी एक्सटेंड कर दी गई। अच्छा, अब अगर हम इसकी क्रिटिकल एनालिसिस करें तो हम देख सकते हैं ये एक कॉशियस एक्सटेंशन थी 1861 की। कॉशियस एक्सटेंशन मीन के
अभी तक एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हमने किसी भी इंडियन को नहीं देखा, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस को इंक्लूड किया गया था, और हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस थे वो भी कोई आम इंडियंस नहीं थे, ठीक है, कि जो लेमैन होते हैं वो नहीं थे, बल्कि जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते थे, जैसे बनारस का राजा हो गया, कोई दूसरे प्रिंसली स्टेट का राजा हो गया, तो उनको उसमें इंक्लूड किया गया था। लेकिन फिर भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंस इसलिए रखता है कि इंडियंस को फॉर द फर्स्ट टाइम इंक्लूड किया गया, ठीक है। तो ये कॉशीज एक्सटेंशन थी 1861 की, कि जिसमें इंडियंस को एसोसिएट तो किया गया, लेकिन उनको लेजिस्लेटिव प्रोसेस में एसोसिएट किया गया, उनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अभी तक इंक्लूड नहीं किया गया। अच्छा, लेजिस्लेटिव काउंसिल बिकेम अ सेंटर फॉर पॉलिटिकल ट्रेनिंग। किस तरह से? क्योंकि देखिए पहले तो उनको तो पहले आने ही नहीं दिया गया ना लेजिस्लेटिव काउंसिल में। 1861 में फॉर द फर्स्ट टाइम उनको आने दिया गया। तो अभी क्या हुआ, 1892 के बाद क्या हुआ, उनकी थोड़ी सी उनको पावर भी दे गया टू आस्क क्वेश्चंस एंड टू डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो क्या हुआ कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक पॉलिटिकल ट्रेनिंग होने लगी इंडियंस की, ठीक है। ये एक ट्रेनिंग सेंटर यू कैन से बन गया लेजिस्लेटिव काउंसिल के। आप इससे ये मतलब ना लेके कोई फॉर्मल ट्रेनिंग सेंटर था और इनको ट्रेनिंग दी गई, लेकिन इंडियंस के लिए यू कैन से कि एक सेंटर ऑफ पॉलिटिकल ट्रेनिंग बनी, ठीक है। इंडियंस ग्रेटर इंटरेस्ट एंड डिबेट्स। अब इंडियंस जो है बहुत ज़्यादा, जैसे 1861 में हमने देखा, क्योंकि इनके पास कोई पावर नहीं थी, तो वो क्या करते थे, वो उनको इधर लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठते भी नहीं थे, ठीक है। अब थोड़ा सा ये हुआ कि उन्होंने डिबेट्स में इंटरेस्ट लेना शुरू किया, और 1892 के काउंसिल एक्ट में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल इन्फ्लुएंशियल लोग जो है यहाँ पर मौजूद थे, जैसे वन नेम इज़ गोखले, ठीक है। तो वो क्या था कि ऐसे लोग जो पॉलिटिकल अवेयरनेस रखते थे उनको इसमें इंक्लूड किया गया। तो इस वजह से क्या हुआ कि उन्होंने ज़्यादा डिबेट्स में इंटरेस्ट लेना शुरू किया, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम शॉर्ट कमिंग्स की बात करें ना, कि हाँ ये तो एक्ट पास हुआ, लेकिन इसमें क्या क्या चीज़ें थी जो हम शॉर्ट कमिंग्स में जो है कंसिडर करते हैं। लॉर्ड कर्जन जो है, जो वाइसराय बना था इंडिया का आफ्टर लॉर्ड ड्यूफ्रिन, ठीक है। लॉर्ड रिफन ने लॉर्ड लेटन को रिप्लेस किया, फिर लॉर्ड ड्यूफ्रिन ने लॉर्ड रिपन को रिप्लेस किया, और लॉर्ड ड्यूफ्रिन को किसने रिप्लेस किया, लॉर्ड कर्जन ने। तो हमने क्या देखा, हमने ये सारे जो वाइसराय थे ये हमने इसी लेक्चर में देख ली, ठीक है। किसी की हमने रिप्रेसिव पॉलिसीज़ देखी, किसी ने हम डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ देखी, और किसी को हमने क्या किया, जो एक्ट में उनका पार्टिसिपेशन थी वो देखी। तो लॉर्ड कर्जन ने एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को क्या लिखा था, एक ख़त लिखा था 20 जून 1902 में, और उसमें ये कहा गया था कि जो हमने एक्ट पास कराया, तो वो हमने पास तो कराया, लेकिन वो इंडियंस जो डिमांड थे ना वो उसके मुताबिक नहीं है, ठीक है। यानी इंडियंस जो डिमांड कर रहे थे ये उसके मुताबिक नहीं था। और वजह क्या है, एक तो लेक ऑफ इंडियंस इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में किसी भी इंडियन को इंक्लूड नहीं किया गया, और हम देखते हैं कि ऑफिशियल मेंबर्स की जो तादाद थी वो ज़्यादा थी, और जो अनऑफिशियल मेंबर्स है उनकी तादाद क्या थी, वो कम थी। लेजिस्लेटिव काउंसिल में अनऑफिशियल मेंबर्स की कमी की वजह से क्या होता था, उनकी जो है डिसीजन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया ज़्यादा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में तो वो बिल्कुल भी नहीं थे, जैसे हमने इसे पहले एक्सप्लेन किया। हाँ, लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको हम एडिशनल मेंबर्स कहते हैं, उसमें ऑफिशियल मेंबर्स और अनऑफिशियल थे। तो यही जो है इंडियंस थे जो क्या था, गवर्नर जनरल के काउंसिल में इंक्लूडेड थे। अच्छा, परमानेंट माइनॉरिटी ऑफ अनऑफिशियल मेंबर्स इन द काउंसिल। परमानेंट माइनॉरिटी किस तरह थी, हमने बात की कि गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें 9 मेंबर्स होते थे, ठीक है। और उसकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो 10 to 16 होते थे। तो 10 उसमें क्या होता था, ऑफिशियल मेंबर्स होते थे, और 10 अनऑफिशियल मेंबर्स होते थे और अनऑफिशियल, ठीक है। और बाकी जो रह गए हमारे पास 6, तो वो होते थे ऑफिशियल। तो ये 6 और ये 9 मिलकर क्या होता है, 15 बनाता है। तो 15 हमारे पास ऑफिशियल मेंबर्स होते थे, और 10 जो है वो अनऑफिशियल मेंबर्स होते थे गवर्नर जनरल के टोटल काउंसिल में। अच्छा, लेक ऑफ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस क्या होता है कि जब कोई मिनिस्टर जो है कोई बिल प्रपोज करता है असेंबली में, तो बाकी जो मेंबर्स होते हैं उनसे क्वेश्चन करते हैं। जब
उनकी जस्ट टू क्लेरिफाई देयर सेल्फ, ठीक है। तो जब उनको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है तो वो फर्दर उस इशू के डीपर डिटेल में जाने के लिए अदर क्वेश्चंस करते हैं, तो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। लेकिन यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे इस तरह का कोई सीन नहीं था कि वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। वन टाइम क्वेश्चन तो वो कर सकते थे, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस जो है वो नहीं कर सकते थे। डिनाइल ऑफ आंसर रिक्वायरिंग लेंथी प्रिपरेशन ऑफ ऑफिशियल, ये पॉइंट इससे ही रिलेटेड है, ठीक है, कि ऐसा कोई क्वेश्चन जिसका आंसर जो है वो ऑफिशियल मेंबर्स के लिए एक लेंथी प्रिपरेशन रिक्वायर होता है, जिसके लिए मतलब ऑफिशियल्स जो है उनकी तैयारी बहुत ज़्यादा रिक्वायर होगी, तो वो उन आंसर्स को क्या करते थे, यानी डिटेल्ड आंसर को वो क्या डिनाई करते थे। डिसरिगार्डिंग द ओपोजिशन ऑन वाइटल इश्यूज़, और ओपोजिशन जो है जो मतलब ऑन ऑफिशियल मेंबर्स जो है वो प्रॉपर फॉर्मल ओपोजिशन तो नहीं थी, लेकिन हाँ इस तरह है कि अगर किसी मैटर पे अनऑफिशियल मेंबर्स चाहे कोई ऐसा एक्ट हो जो इंडियन इंटरेस्ट को थ्रेटन करता हो तो वो उनको अपोज़ करते थे, लेकिन उनकी अपोजिशन को जो है कोई इतनी ख़ास इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। और हमें ये भी पता है कि G.K. गोखले जो थे, ठीक है, इंडियन पॉलिटिशियन, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स पे क्वेश्चंस किए थे, लेकिन ये कहकर उन्होंने जो है वो डिनाई कर दी कि इसके लिए क्या होगा, ऑफिशियल मेंबर्स बहुत ज़्यादा तैयारी करेंगे, तो उन क्वेश्चंस को क्या क्या आंसर नहीं किया गया। सो इट वाज ऑल अबाउट द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। आपको अगर इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। इसके बाद हम जो है वो करेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। थैंक यू सो मच।